नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उनका कलेक्शन करके ले आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा कोई वीडियो आपसे अपडेट, हमारी कोई नई वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियोस आएंगी तो उनको भी आप पूरा देख लीजिएगा। जो जंतु विज्ञान का ये पहला वीडियो है, जंतु विज्ञान का ये पहला वीडियो है। इससे पहले वनस्पति विज्ञान की सारी प्लेलिस्ट आ चुकी है, तो उसको भी आप पूरा देख सकते हैं। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर वीडियो से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वह विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कहलाता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। मानव त्वचा का अध्ययन कहलाती है डर्मेंटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट है, डर्मेंटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो होता है वो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कान्कोलॉजी। कान्कोलॉजी जो है वो मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कीड़ों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। तितलियों का अध्ययन कहलाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी जो है वो तितलियों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मछलियों से संबंधित जो अध्ययन है वो इक्थियोलॉजी। पक्षियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों से संबंधित कहलाता है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी संबंधित है, हिस्टोलॉजी जो है वो ऊतक से संबंधित है। घाव का अध्ययन कहलाता है, घाव का अध्ययन जो है वो ट्रोमेंटोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर संबंधित रोगों का जो अध्ययन है वो है ओकोलॉजी। वंशागति, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स जो है वो मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं यूजेनिक्स। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, आनुवंशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का जो अध्ययन करता है वो है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स कहलाता है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है इटेमोलॉजी। इटेमोलॉजी जो है वो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन कहलाता है मार्फोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अनुवांशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। नलिकाविही ग्रंथियां, नलिकाविही ग्रंथियां का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा कहलाती है एंडोक्राइनोलॉजी। नलिकाविही ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा कहलाती है एंडोक्राइनोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई सारे क्वेश्चन में, कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है वो कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। रेशम पालन कहलाता है, ये है सेरीकल्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। स्नायु तंत्र संबंधित अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। स्नायु तंत्र संबंधी अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। वृद्ध संबंधी अध्ययन कहलाता है, वृद्ध संबंधित अध्ययन कहलाता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। शिशु रोग संबंधित अध्ययन कहलाता है पीडियाट्रिक्स। शिशु रोग संबंधित अध्ययन कहलाता है पीडियाट्रिक्स। फिलोसॉफिक जूलॉजी, फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके लेखक हैं लैमार्क।
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया डार्विन ने। विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है वो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लेनी ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लेनी ने। प्लाउमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैक्लिटांक ने। एडवर्ड जेनर संबंधित है चेचक के टीके से या चेचक से। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो वाटसन व क्रिक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल बर्ग ने। सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी हार्वे ने। सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी हार्वे ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? तो स्लाइडेन तथा टी श्वान ने ये अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव जो है वो कोशिकाओं से बने हैं। एबीओ रक्त समूह का पता किसने लगाया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह का पता लगाया। या रक्त समूह का कौन पता लगाया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैक्लिटांक ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैक्लिटांक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। एगुलेटरी जीन की खोज की थी जैकब और मोनार्ड ने। एगुलेटरी जीन की खोज की थी जैकब और मोनार्ड ने। लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किया था हेंसेन ने। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने ये खोज की थी कि मलेरिया जो है वो मच्छरों द्वारा होता है। पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है लिस्टर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य किस प्रकार के ऊतक करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक जो होते हैं वो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एपिथेलियमी ऊतक जो होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी ऊतक है वसामय ऊतक। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ये वसामय ऊतक का बना होता है। बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। बायोप्सी जो है वो कोई भी पार्ट जो शरीर से काटा जाता है, कोई भी अलग किया जाता है तो उसका टेस्ट किया जाता है बायोप्सी। ज्यादातर कैंसर रोगों का पता लगाने के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। नाभि रज्जु है जो प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया जो है वो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केराटिन ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों के अस्थियों में। घाव भरने में सहायक ऊतक है एपिथेलियमी ऊतक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घाव भरने में सहायक ऊतक है एपिथेलियमी ऊतक। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवेदना का चालन किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक द्वारा या तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवेदना का चालन होता है। रचना के द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है। किस रचना के द्वारा अस्थि को अस्थि से जोड़ा जाता है? अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है। तो लिगामेंट के द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा जो होता है वसा ऊतक के अधिकता के कारण होता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मास्ट कोशिकाएं जो है वो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है फ्लूरा।
फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है फ्लोरा। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। दांत जो होते हैं वो मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। दांत का शिखर बना होता है एनामिल का। टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। टेंडन जो होता है वो जोड़ता है पेशी को हड्डी से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत मात्रा होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत मात्रा होता है 90%। अनुवांशिकी इकाई है जीन्स। अनुवांशिकी इकाई है जीन्स। जीव अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीव अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था बीडल व टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था बीडल और टैटम ने। ठीक है। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है जोहानसन। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ हैं डीएनए। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ हैं डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं गुणसूत्रों द्वारा। ये गुणसूत्र द्वारा माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। तो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं या 46 कुल संख्या होती है क्रोमोसोम्स की। मानव में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। मानव में नर का गुणसूत्र जो होता है वो XY होता है। लड़का पैदा होता है जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो। जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो, जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होता है। कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है पिता का। बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है पिता का। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से लड़का का जन्म होता है? पुरुष का Y व स्त्री का X। एक लिंग संलग्न रोग है वर्णांधता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल हरी वर्णांधता का कारण है X गुणसूत्रों की वंशगति। लाल हरी वर्णांधता का कारण है X गुणसूत्रों की वंशगति। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है वो दिखाई देगा हरा। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा? तो संतान आधे पुत्र जो है वो वर्णांध होंगे। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह होता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों में। अगर एक वर्णांध पुरुष का सामान्य महिला से विवाह होता है तो वर्णांधता के जो लक्षण हैं उसके पुत्रियों में उत्पन्न होंगे। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो शिशु का जो पितृत्व है इसका पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया डी डार्बोन ने। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया डी डार्बोन ने। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं डी ब्रीज। समजात अंग होते हैं रचना में समान, समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। समजात अंग जो होते हैं वो रचना में समान होते हैं और समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। मनुष्य में अवशोषी अंग होते हैं कर्णपल्लव पेशियां जो होती हैं मनुष्य में अवशोषी अंग होते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई है जल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की उत्पत्ति होती है जल में। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को रखा जाता है प्रोटोजोआ श्रेणी में। आकृति निश्चित नहीं होती है अमीबा की। अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना। मानव के शरीर में एंट
मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है आंत में। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है आंत में। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया बुखार पैदा करता है। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्टमैनिया। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्टमैनिया। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा जो है वो निद्रा रोग पैदा करता है। मानव की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। मानव की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्ट्रिया। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्ट्रिया। स्पंज के शरीर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम। स्पंज के शरीर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटेकिल्स जो है वो हाइड्रा का प्रचलन अंग है। प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है सिलेंट्रेटा द्वारा प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो ये रहे अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिलेक्टेड है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।